हेलो एवरीवन। सो आज का ये लेक्चर नंबर 4.2 है और इसमें आज अपन कवर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी एमपीसी और उसके जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं क्वांटिटेटिव टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। सो यू हैव टू बी फोकस्ड दिस चैप्टर स्पेशली और until this lecture is completed. So let's start this lecture now. Okay. आइए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पहले देख लेते हैं, क्योंकि इससे लेकर के इसके टूल्स पर अपन धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। आइए, इसमें होता है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जो कि ये यहाँ पे थोड़ा ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अक्टूबर 2016 में आई थी, ठीक है। और ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जो एडवाइस देने का काम करती है। मतलब ये एक आरबीआई की एक इंटरनल एक्सपर्ट कमेटी बोल दीजिए इसको। तो ये क्या करती है, ये 2005 में आई थी, जो कि आरबीआई को एडवाइस करती है, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट होते हैं, ये एडवाइस करने का काम करती है। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो 2016 में आई थी अक्टूबर में, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें मेंबर होते हैं 6 मेंबर होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं वो आरबीआई की तरफ से होते हैं और जो 3 होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अब इसमें आरबीआई की तरफ से कौन कौन होता है, आरबीआई की तरफ से होता है गवर्नमेंट नहीं, इसमें होता है गवर्नर होता है। और इसका होता है कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है। जब वोटिंग होती है, जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब ये मेंबर वोट करते हैं, तो इसमें जो आरबीआई के गवर्नर का जो वोट होता है वो कास्टिंग वोट होता है। एक होता है इसमें डिप्टी गवर्नर और एक होता है आरबीआई का ऑफिसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि इनका टेन्योर होता है, इस 6 मेंबर का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है, टेन्योर या टर्म होता है वो 4 इयर्स हो रहा है, 4 इयर्स, ठीक है, 4 इयर्स होता है। और ये एमसीक्यू के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनका टर्म होता है 4 इयर्स होता है। और इनका रीअपॉइंटमेंट क्या हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट क्या हो सकता है, तो इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। 3 मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और 3 मेंबर्स आरबीआई के, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आते हैं अब इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स को समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स को आपको ध्यान में देना है, क्वालिटेटिव टूल्स जस्ट जनरली अंडरस्टैंड के लिए है, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा उसको, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए पहले क्वालिटेटिव टूल्स को क्वांटिटेटिव टूल्स को समझ लेते हैं। ये होते हैं आपके क्वांटिटेटिव टूल्स, ये होते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स। अब क्वांटिटेटिव टूल्स है ये है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको थोड़ा समझ लीजिएगा, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से हर साल, ठीक है। सो आइए तो पहले समझते हैं कि सीआरआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है उसको समझते हैं। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है कि जो एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका जो बैंक होती हैं वो आरबीआई के पास कुछ रखवाती हैं, उसका एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखवाती हैं, कुछ परसेंटेज। जैसे कि बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपए हैं, तो उसका जो कुछ परसेंटेज होगा, मान लीजिए 4% होगा, तो उसका जो बचेगा वो कहाँ पे 4% कहाँ पे रखवाया जाएगा, जो बैंकों के पास पैसा होगा वो आरबीआई के कैश रिजर्व रेशियो के रूप में आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। और हाँ, ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर इसको लाया जाता है, ठीक है। ये किसके अंडर आता है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आता है। तो कैश रिजर्व रेशियो समझ में आएगा भाई, मतलब जो आरबीआई का कुछ परसेंट है, बाई चांस ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि जिससे कि सारे लोग डिमांड करने लगे और आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, आपने जो पैसा है वो सारा लोन पे चढ़ा दिया है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कुछ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, उसका कुछ परसेंट क्या रखवाता है, आरबीआई के पास रखवाया जाता है, जिससे कि सिचुएशन बने तो आरबीआई उसको मैनेज करते, ठीक है। तो सीआरआर समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं अब एसएलआर को समझते हैं कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, ठीक है।
अब ये होता है, इसका भी जो कुछ परसेंटेज एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइल लायबिलिटी होती है, उसको क्या करता है, जो बैंक होती है उनको खुद के पास रखना पड़ता है। बैंक विल हैव टू कीप विद देमसेल्फ, मतलब जो बैंकों को खुद रखना पड़ता है कि बैंक अपने खुद ही रखें इसको, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन बने तो उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है। ये बैंकों के खुद के पास रखा जाता है कुछ परसेंटेज, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में हो, ठीक है, कैश के फॉर्म में हो, या अप्रूव कोई सिक्योरिटी के फॉर्म में हो। बैंक होती है खुद के पास रखती है, एक बचा के एक कोटा फिक्स करके रखती है कि बाई चांस सिचुएशन बन जाए कि सारे लोग, मान लीजिए कि 10,000 रुपए एक कस्टमर ने रखवाए, ठीक है, डिपॉजिट करवाए, और वो मांगना चाहे तो उस समय पर सिचुएशन ना बन जाए कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो उसका कुछ परसेंट होता है, सभी मिला करके रखते हैं, तो उसका कुछ परसेंट होता है, तो उस सिचुएशन को मैनेज किया जा सके, इसलिए एसएलआर का कुछ जो पैसा है परसेंटेज के रूप में, एनडीटीएल के रूप में, एनडीटीएल का कुछ पैसा परसेंटेज के रूप में रखा जाता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। और ये आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर आता है, ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, आते हैं कुछ और टर्म है, जैसे कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो आरबीआई क्या करती है, लोन देती है कॉमर्शियल बैंक को। कॉमर्शियल बैंक कौन सी होगी, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक महिंद्रा होगी, जैसे कि एचडीएफसी होगी, एचडीएफसी, ठीक है, एचडीएफसी। तो ऐसे कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, बैंक एक इंटरेस्ट पे क्या देता है, लोन देता है, लोन प्रोवाइड करता है कॉमर्शियल बैंक को। इसको क्या होता है, एक रेट पे फिक्स कर दिया, मान लीजिए 4% पे, ठीक है, 6% पे। तो इसलिए किस रेट पे दे रहा है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन, उसे क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। आते हैं रेपो रेट पर। रेपो रेट क्या होता है, जो कि आरबीआई है वो लोन दे रहा है बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए। कैसे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है, जैसे कि एसबीआई को दे रहा है, ठीक है, एसबीआई को दे रहा है। इसमें प्राइवेट और कॉमर्शियल और जो गवर्नमेंट है वो सारी हो गई, एक ही में मतलब लोन दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। इंटरेस्ट चार्ज बाई आरबीआई ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन टू द बैंक्स, मतलब जो इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है, ठीक है, आरबीआई चार्ज करता है जबकि लोन देता है। जो लोन देते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, और इसमें आरबीआई ने दिए बैंकों को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। अब जो 1 लाख पे मान लीजिए जो है 6% या 8% है, और जो उसका जो निकल के आएगा 6% है, उस लोन पे दे दिया कि 6% देना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 14 डेज के लिए, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको जो दिया जाता है ये 6% पे, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जा रहा है आरबीआई की तरफ से, ठीक है, ठीक है। एसबीआई हो गया, और इसमें आईसीआईसी हो गया, आईसीआईसीआई, ठीक है। तो इस तरीके के लोन दिए जाते हैं, वो रेपो रेट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब रेपो रेट बोला जाता है, मतलब आरबीआई जो चार्ज करती है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स देती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट इज नथिंग बट इट्स अ व्हेन, जब क्या होता है, जब आरबीआई क्या करता है, बैंकों से लोन लेता है। बैंक को ऐसे नहीं है कि आरबीआई पे पैसे की कमी पड़ गई है, ऐसे नहीं होता है। मान लीजिए कि बैंकों के पास माने मनी सप्लाई ज्यादा है, बैंकों के पास पैसा है, तो आरबीआई बोलता है कि आप हमारे पास पैसा रखवा दीजिए और हम आपको क्या दे देंगे, लोन दे देंगे, ठीक है, लोन दे देंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आरबीआई बोलता है हमारे पास रखवा दी, हम आपको एक इंटरेस्ट दे देंगे। तो जो बैंक होती हैं वो क्या करती हैं, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो होती है वो आरबीआई के पास पैसा रखवा देती हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, सिंपल टर्म में। तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, मतलब जो बैंकों को लोन इंटरेस्ट पे क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है आरबीआई की तरफ से। उस रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट लेती है बैंकों से, जब बैंक आरबीआई से ले रहे हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है।
आइए अब कुछ और टर्म है, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, ओपन मार्केट ऑपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालती है आरबीआई के, जो मनी सप्लाई को एकदम बूस्ट करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ये ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल करने के लिए। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होगी, जब क्या करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, जब बाय करेंगे सेल करेंगे तो मनी सप्लाई पे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जब बाय करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, जब बाय करेंगे जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अपने पास कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अपने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ने अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी तो उसने उन्होंने क्या कर दी, बाय कर ली तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, अपने पास बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बाय करती है मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जब सेल करती है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, सेल करती है तो क्या हो जाती है, मनी सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बाय करती है तो क्या होती है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है, सेल करती है वो कम हो जाती है। ये क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ग्रोथ को प्रमोट करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली चलाया जाता है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही चलाया जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब मार्केट में ज्यादा होंगी तो क्या हो जाएगा, जो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेगी गवर्नमेंट, जिससे कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी बाकी में कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया जाता है आरबीआई की तरफ से टाइम टू टाइम, ठीक है। अब कुछ और टर्म है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल करना क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट है। ओपन मार्केट मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है मतलब ओपन चला रही है, ठीक है, ओपन बाय और सेल कर रही है, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल को उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट बोरोइंग भी करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, कैसे करती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल हुए और डेटेड सिक्योरिटी के रूप में। ट्रेजरी बिल्स होती है वो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए एक इशू करती है, मान लीजिए 90 डेज के लिए, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए। इस तरीके से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो क्या किए जाते हैं, वो एक इशू किए जाते हैं मार्केट में, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। और हाँ, ये स्टेट इसको नहीं कर सकती, स्टेट इशू नहीं कर सकती, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कौन इशू नहीं कर सकता, स्टेट इशू नहीं कर सकता, स्टेट इशू नहीं कर सकता, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रेजरी बिल है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है। और आप एक एमसीक्यू यहाँ से, क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है ट्रेजरी बिल पे, जो इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इसमें क्या होता है, जिसपे डिस्काउंट रेट मिलता है। मान लीजिए 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए है, गवर्नमेंट बोलेगी आप ट्रेजरी बिल्स हैं ये इतने दिन के लिए और हम आपको 120 रुपी बना के दे देंगे, तो ये क्या होगा, एक डिस्काउंट प्राइस हो गया, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये होता है, ठीक है। और डेटा सिक्योरिटी क्या होती है, ये होती है लॉन्ग टर्म के लिए, मान लीजिए 2 इयर्स 3 इयर्स इस तरीके से चलती है, 2 3 10 इयर्स, तो इस तरह लॉन्ग टर्म के लिए होती है डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं। इसकी हाईएस्ट मेच्योरिटी होती है, ठीक है, मतलब जो लंबे समय के लिए चलाई जाती है, ठीक है, होते हैं डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल्स होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए चलाई जाती हैं, ठीक है। एमसीक्यू के लिए यहाँ से ध्यान रखिए कि स्टेट क्या गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स को इशू कर सकती है, तो बोलेंगे नहीं कर सकती, ठीक है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है इस पे, नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इसमें डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है, ठीक है। आइए कुछ बेसिक टर्म है, जैसे कि बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड होते हैं एक डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब आपके पास आपने जो गवर्नमेंट ने आपने बॉन्ड खरीद ली, तो आपके पास एक सर्टेन पेमेंट के लिए आपके पास एक रिसीप्ट है, ठीक है, जब आप उसको दोगे तो ये सर्टेन पेमेंट गेन करोगे, मतलब ये ओइंग मनी होगा, आपको एक ओनरशिप है, ठीक है, तो ये होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपके पास एक गवर्नमेंट के पास एक डेट है जो जो आपको पे करने के बाद मिलेगा, ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे होते हैं बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स। कूपन क्या होता है,
कूपन होता है जो आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलता है एनुअली, एनुअली मिलता है, ठीक है, एक फिक्स इशूइंग फिक्स टर्म के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कूपन बोलते हैं, कूपन, ठीक है। मतलब अनाउंस किया जाता है, वो इंटरेस्ट होता है पेबल होल्डर को पे किया जाता है, एनुअली पे किया जाता है, ठीक है, साल दर साल, उसे कूपन बोलते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्ट पे किया है। यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है जो बॉन्ड आपको गवर्नमेंट ने दिए, आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिला, उसको क्या बोलते हैं, एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है, रिटर्न जनरेट हुआ जो बॉन्ड के आपने बेचे, जो आपके पास बॉन्ड थे, गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट को ही क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं, ठीक है। एक काइंड ऑफ क्या हो गया, आपके पास जो पैसा है वो बढ़ गया, वो एक रिटर्न जनरेट होगा, उसको क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं, ठीक है। आइए कुछ और टर्म है, जैसे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, तो ऑपरेशन ट्विस्ट को थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, उसको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, जो मार्केट में लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, उनको क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट चलता कैसे है, जो आरबीआई होगा वो लॉन्ग टर्म से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। अब जैसे ही बाय कर लेगा तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को क्या कर देगा, सेल कर देगा। यहां से ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सेल, एसएस, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को सेल कर देगा और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को क्या कर लेगा, बाय कर लेगा। जब बाय कर लेगा ना, तो क्या हो जाएगा, जो मार्केट में जो बॉन्ड की डिमांड होगी ना, जो बॉन्ड की डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी हुई वो गवर्नमेंट ने क्या कर ली, खरीद ली, बाय कर ली। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी तो उनको क्या ही असर पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में है वो, तो शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए डिमांड जो बॉन्ड की यदि प्राइस बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, जो यील्ड होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यील्ड हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और जैसे कि डिमांड कम हुई, प्राइस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएंगी। जब प्राइस बढ़ जाएंगी तो बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, जो पैसा है वो क्या, जो गवर्नमेंट होगी वो पैसा क्या कर देगी, यील्ड कम देगी, मतलब जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है वो कम देगी। जब इंटरेस्ट कम देगी तो लोग कहाँ प्रेफर करेंगे, मान लीजिए कि यदि गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा लोन दे रही है, लोन मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन दे रही है, अब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देने लगी, तो आप कहाँ पे, मतलब जो बॉन्ड है ना उस पर इंटरेस्ट गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास। मान लीजिए कि गवर्नमेंट है जो इंटरेस्ट है वो कम कर दे, मतलब जो बॉन्ड यील्ड है वो कम कर दे, तो आप उसको क्या, और प्राइवेट सेक्टर है वो बॉन्ड यील्ड को मतलब इंटरेस्ट को ज्यादा दे रहे हैं, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना करोगे, ऑब्वियसली प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड में, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो इसी सिचुएशन को कम करने के लिए, इसलिए इसी को मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि यदि गवर्नमेंट के पास, यदि सारे लोग गवर्नमेंट बॉन्ड को ही बाय सेल करने लगेंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में फिर कौन जाएगा, समझ रहे हो, कौन जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने, कौन जाएगा। इसलिए इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करती है, इसको क्या करती है, ऑपरेशन ट्विस्ट चलाती है, जिससे कि बॉन्ड यील्ड कम हो जाए, बॉन्ड यील्ड गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड कम हो जाए, लेकिन प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनकी क्या हो जाए, बाइंग सेलिंग हो, पीपल प्रिपेयर बाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड, पीपल क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे बाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड को बाय करने के लिए। जिससे क्या होगा, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड की एक क्या हो जाएगी, एक बूस्ट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बूस्ट देखने को मिलेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन चलती है, किसको मैनेज करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया जाता है, बॉन्ड यील्ड को मतलब रिटर्न को कम करने के लिए, जिससे कि क्या हो सके,
बाइंग सेलिंग बॉन्ड हो सके, ठीक है। बाइंग सेलिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या हो सके, बूस्ट हो सके प्राइवेट प्राइवेट कंपनी को, कि क्या एक वो देखने को मिले, एक समानता की, हाँ, कि गवर्नमेंट कुछ उनके लिए कुछ हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया जाता है इस चीज को मैनेज करने के लिए। इस ध्यान रखिएगा कि सेल होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है शॉर्ट टर्म के लिए और बाय करती है लॉन्ग टर्म के लिए। और जब लॉन्ग टर्म की तो क्या हो जाएगा, डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और प्राइस वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड यील्ड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो जब बॉन्ड इंक्रीज हो जाएंगे तो प्राइस जो यील्ड होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो ऑपरेशन ट्विस्ट चलाया जाता है, ठीक है, एक कॉर्पोरेट बॉन्ड को मैनेज करने के लिए, ठीक है। आइए कुछ अब आते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है जैसे कि जो आरबीआई है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, ठीक है। इसका क्या होता है, बैंकों को लोन देती है, ये यहाँ पे देखिए एब्जॉर्ब मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या देती है, एसटीएफ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये बैंक क्या करती है, होती है आरबीआई को लोन देती है, ठीक है। बैंक आरबीआई को लोन देती है इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और इसमें कोई कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। और ये बिलो रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, हाँ, बिलो रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, रेपो रेट से कम होता है, रेपो रेट से कम होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी, फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, एक काइंड ऑफ क्लीनर रेट होती है, ठीक है, जो ओवरनाइट के लिए बोरो करती है आरबीआई से, ठीक, वो आरबीआई से बोरो किया जाता है, ठीक है, बैंकों के द्वारा, ठीक है। तो ये होती है, आरबीआई क्या करती है, ओवरनाइट के लिए पैसा देती है, ठीक है, बैंकों को, क्लीनर रेट होती है फैसिलिटी को ओवरनाइट बोरोइंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, आरबीआई बैंक को देती है डायरेक्शन, ठीक है, आरबीआई बैंकों को देती है डायरेक्ट। तो इसमें जो होता है, जो रेपो रेट होता है वो ऐसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट जनरली इतना ही रहता है, ठीक है, इससे ऊपर ही होता है, मतलब जो रेपो रेट होता है वो 2.5 से ऊपर ही होता है, मतलब जो रेपो रेट से बढ़ के मिलता है इंटरेस्ट रेट, तो ये होता है एमएसएफ, ठीक है। एमएसएफ एक पिनर रेट होती है जो गवर्नमेंट ओवरनाइट के लिए बोरोइंग होती है आरबीआई से, ठीक है। जो बैंक करती हैं ओवरनाइट बोरोइंग आरबीआई से, होते हैं एमएसएफ होते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है जो आरबीआई बैंक से बोरो करती है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ये एमसीक्यू यहाँ से बनेगा तो यहाँ पर ज्यादा फोकस कीजिएगा कि इसमें कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, एमसीक्यू यहाँ से होगा। तो एमएसएफ में कोलेटरल की जरूरत पड़ती है जबकि एसडीएफ में कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें जो बैंक रेट होता है, रेपो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है वो रेपो रेट से ज्यादा मिलता है, ठीक है, रेपो रेट से ज्यादा होता है। और इसमें रेपो रेट से कम होता है एसडीएफ में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक है। अब कुछ क्वालिटेटिव टूल्स जल्दी जल्दी देख ले, ये इंपोर्टेंट तो है नहीं, ठीक है। ये क्रेडिट राशनिंग है, तो इसमें जो होता है, जो ए एंड बी सी होता है, एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट, तो इसको क्या होता है, जो होता है एक, जैसे आरबीआई है फिक्स कर देगी कि बैंकों को फिक्स कर देगी आपको एग्रीकल्चर में देना है, एमएसई में लोन देना है, एजुकेशन में देना है, ये क्या कर दिया आरबीआई ने फिक्स कर दिया, एक क्रेडिट राशनिंग कर दी, ठीक है, कि इस क्षेत्र में आपको लोन देना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग। कुछ टूल होते हैं जैसे रेगुलेट कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि ईएमआई हो गया, जो इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। और आरबीआई इसको डायरेक्शन देती है कि ईएमआई इंस्टॉलमेंट को रिड्यूस करती है, मतलब एक पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए, ये रेगुलेट कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। वेरिएशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मतलब जो एक सेफ्टी कोलेटरल होता है जो कि क्या कहते हैं बोरोइंग के लिए रखा जाता है, एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखा जाता है, ठीक है, वेरिएशन के लिए, ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट रखा जाता है जिससे कि सिचुएशन को मैनेज किया जा सके, ठीक है, कोलेटरल सेफ्टी बनी रहे कंज्यूमर की, ठीक है। और आगे कुछ है जैसे कि डायरेक्ट एक्शन है, आरबीआई क्या करती है, एक पेनलाइज करती है डायरेक्ट एक्शन के थ्रू कि
मान लीजिए कोई बैंक है हायर कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर रही है, तो आरबीआई क्या करती है, उसको मैनेज करने के लिए उस बैंक पे क्या करती है, एक हायर इंटरेस्ट रेट लगाती है कि तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, हमारी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो, तो इस हिसाब से क्या करती है आरबीआई, क्या करती है उसको पिनलाइज करना कर देती है। पिनलाइज मतलब इंटरेस्ट रेट उसको बढ़ा देती है, उस बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे कि सिचुएशन मैनेज किया जाए। मोरल सिचुएशन क्या होता है, इसको क्या मोरल सिचुएशन होता है, कॉर्पोरेट जो भी होता है बैंक होता है, बैंक जो कि क्या आरबीआई पूछती है बैंकों को कि आपको जो पॉलिसीज हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक मोरल सुएशन की जरूरत पड़ती है कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। मोरल सुएशन ये होता है। पब्लिसिटी मतलब जो प्रमोट करती है आरबीआई पब्लिक ओपिनियन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिसिटी की जाती है, ठीक है। तो ये होती है पब्लिसिटी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस समझना है कि हाँ ये टूल होते हैं, ठीक है। तो आज से ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, और प्लीज यदि कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, मैं आगे पीवाई को कराऊंगा, वहां पे सारी चीजों को एक बार आपको और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, और यदि कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। और ये चैप्टर है, आई नो ये टिपिकल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझने मेरे को भी बहुत देर में समझ में आई थी, तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्जाम नजदीक है तो आप पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। आगे मिलते हैं आगे वाले लेक्चरों में, और इस सीरीज को अपन बढ़िया तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।